हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बेसिकली ये स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया टॉपिक का सब्जेक्ट का थर्ड यूनिट है। आज इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और ये टॉपिक सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डोंट टेक इट लाइटली। सो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से इस टॉपिक को समझना। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो मेजरली हम बात करते हैं कि जो वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स है वो कितनी पार्टी से पॉलिटिकल पार्टी से डोमिनेट करती हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मेजर 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पहला ऑल इंडिया कांग्रेस, जिसको हम टीएमसी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बीजेपी पार्टी, आपको पता है, जो कि आज की यूनियन लेवल पे भी जो है शाई हुई है पार्टी। तीसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और फोर्थ है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये 4 मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना मैंने, ये जो है 4 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं किसकी, वेस्ट बंगाल की। इन चारों का जो है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, उसके बाद अब हम अगर बात करें तो थोड़ी सी हम वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल कैसे बना है बेसिकली। ठीक है, तो अगर बात करें हम वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पे आया ये बंगाल। ठीक है, सो बंगाल जो थी, आपको पता है, पहले एक जो है प्रोविंस हुआ करती थी इंडिया की। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो वहाँ पे क्या हुआ कि बंगाल को जो है रिलीजियस बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, दूसरा हो गया हमारा ईस्ट बंगाल। ठीक है, अब जो ईस्ट बंगाल था उसमें रहती थी मुस्लिम मेजॉरिटी, लेकिन जो वेस्ट बंगाल था उसमें हिंदू मेजॉरिटी के लोग रहते थे, जो कि बेसिकली हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया बंगाल की हिस्ट्री। अब उसके बाद क्या होता है कि जो है ईस्ट बंगाल क्या था, बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो वेस्ट बंगाल किसके साथ जुड़ जाता है, इंडिया के साथ। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हमारे ईस्ट बंगाल की, तो ईस्ट बंगाल में क्या होता है, ईस्ट बंगाल में क्या होता है कि ईस्ट बंगाल जब हमारा देश आज़ाद होता है तो ये जुड़ जाता है जाके पाकिस्तान के साथ। और जब ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के साथ जुड़ जाता है तो अब ये जो बंगाल का अगर आप लोकेशन देखेंगे ना मैप पे, तो बंगाल की लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसी वजह से जो पाकिस्तान था वो पूरी अच्छे तरीके से जो है ईस्ट बंगाल पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो होता क्या है, 1971 में एक वार होती है जिसको हम बांग्लादेश वार भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है इंडिया जो है लड़ता है। ठीक है, इंडिया लड़ता है, किसके साथ लड़ता है ये वार, इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ता है और बांग्लादेश को क्या करा देता है, आज़ाद करा देता है 1971 में। और तब से ही जो है ये बांग्लादेश जो है ये एक अलग, आज के टाइम पे हमारी एक अलग कंट्री बन चुकी है, जो कि आपको पता है कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल के बिल्कुल पास में है ये बांग्लादेश, और ये एक अलग जो है देश है। तो अगर आपको इसकी कैपिटल पता है बांग्लादेश की तो नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। तो चलिए आगे हम देखते हैं अब आगे की स्टोरी। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर आज की हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल की सभी को कैपिटल पता, अगर इसकी भी कैपिटल पता तो उसको भी बता दो, इसकी भी कमेंट में। और साथ में जाके क्या करना, वेस्ट बंगाल का पहले अगर आपको इंडिया का मैप आपने देखा हुआ है अच्छे से, तो वेस्ट बंगाल की लोकेशन देख लो जाके कि वेस्ट बंगाल है कहाँ पर्टिकुलरली। ठीक है, उससे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में अभी तक 8 चीफ मिनिस्टर्स बने हुए हैं। ठीक है, अगर हम अब की बात करें तो बंगाल में कितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, 8 चीफ मिनिस्टर्स हैं। अगर अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी टाइम लाइन में आपको बताती जाऊंगी, मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में कराऊंगी चीज़ें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लेंथ में चले जाएंगे तो अब वो आपका भी काम का नहीं है। आपको भी वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो अगर हम ये टाइम लाइन देखें यहाँ पे, तो ये टाइम लाइन पे ही पूरा माजरा बेस्ड है। ठीक है,
ये टाइमलाइन आप आराम से पढ़ो और इसको ज़रूर एग्ज़ाम में भी डालना, ताकि एग्ज़ामिनर को भी पता चले कि आपने किस तरीके से जो है इस चीज़ों को पढ़ा हुआ है, ठीक है। होता क्या है बेसिकली टाइमलाइन में, अगर हम देखें तो 1947 से लेके 1967 तक जो है वेस्ट बंगाल में किस पार्टी ने रूल किया है, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1947 से लेके 1967 तक रूल किया। और इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है 3 चीफ मिनिस्टर्स बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ऊपर मैंने इनके नाम भी लिखे हैं, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ इनके नाम, ठीक है। ये देखो जैसे ये लिखा हुआ है, आईएनसी से 3 चीफ मिनिस्टर बने हैं। एक प्रफुल्ला चंद्र घोष, दूसरे बिधान चंद्र रॉय और तीसरे प्रफुल्ल चंद्र सेन, ठीक है। और 1967 तक इन्होंने रूल किया। 1967 में क्या होता है कि वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे आपको दिखाती जाती हूँ मैं। 1967 से लेके 1972 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाती है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है वेस्ट बंगाल में। इस टाइम पे 3 बारी इलेक्शन हो जाते हैं, 4 कोलिशन गवर्नमेंट्स बन जाती है और 3 बारी प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल पे, ठीक है। ये आपको समझ में आया यहाँ तक कि 1967 से लेकर 1972 तक जो है वेस्ट बंगाल में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावर में नहीं आ रही थी, कोई भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पे एस्टाब्लिश नहीं हो रही थी। 3 बार इलेक्शन हो चुके, 4 कोलिशन गवर्नमेंट बन गई और 3 बार ही यहाँ पे क्या लग गया था, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अंदर। आपको पता है प्रेसिडेंट रूल लगता क्यों है? प्रेसिडेंट रूल जो है आर्टिकल 356 के अंदर इसको मेंशन किया गया है, जब भी कोई स्टेट की मशीनरी फेल हो जाती है, कोई भी अगर वो सेंटर से कोई गाइडेंस आ रही है, उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपनी स्टेट में, या फिर जो है कोई भी पार्टी जो है मेजॉरिटी में नहीं आ रही है किसी भी स्टेट में, उस टाइम पे क्या कर दिया जाता है, गवर्नर एक जो है रिपोर्ट सेंड करता है प्रेसिडेंट को और उसी रिपोर्ट के आधार पे हम क्या कर देते हैं, प्रेसिडेंट रूल जो है प्रेसिडेंट इम्पोज कर देते हैं 19 स्टेट्स में। यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है मेजॉरिटी में नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी 3 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका 1967 से लेकर 1972 के टाइम पीरियड में, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 1972 में क्या होता है कि पहली बार 1972 से लेके 1977 तक 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए क्या आ जाती है, एक पार्टी जो है मेजॉरिटी में आ जाती है जिसका नाम था आईएनसी। और इसके चीफ मिनिस्टर जो हैं वेस्ट बंगाल में कौन बनती हैं, सिद्धार्थ रॉय, ठीक है। सिद्धार्थ रॉय के अंदर 5 साल के लिए एक परमानेंट गवर्नमेंट एस्टाब्लिश हो जाती है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। लेकिन जब 5 साल इसके कंप्लीट हो जाते हैं, फिर से वही चक्कर आ गया कि अब कौन आएगी, कौन सी पार्टी जो है मेजॉरिटी में आएगी, कौन सी पार्टी रूल करेगी। फिर से जो है इलेक्शन होते हैं 1977 तक। तो फाइनली यहाँ पे होता क्या है, अगर हम देखेंगे, फाइनली इस टाइम पे जो है 1977 से लेके 2011 तक हमारी जो सीपीआई पार्टी है वो आती है और टोटल ये 34 ईयर्स जो है कंटिन्यूसली रूल करती है, ठीक है। और इसके जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो थे ज्योति बासु, ठीक है, ज्योति बासु, ठीक है। ज्योति बासु के अंदर ये जो है गवर्नमेंट 1977 के अंदर जो है रूल में आती है और ये जो है चीफ मिनिस्टर बनते हैं। 1977 से लेके 2011 के टाइम पे जब ये सीपीआई थी, उस टाइम पे बहुत से दंगे होते हैं, जैसे एक मार्चपी मैसेकर हुआ, ठीक है। इसके जस्ट पार्टी में रूल आने के 1977 के बाद 1979 में वो हुआ था, ठीक है। बहुत सा वायलेंस उठा जब ये पार्टी जो थी काम कर रही थी। लेकिन बाद में जो है ये जो तृणमूल कांग्रेस के अंदर ममता बनर्जी जो आती है, तो ये सारे माजरों को क्या करती है, धीरे धीरे सॉल्व करती है और लोगों का ध्यान जो है किसके ऊपर आ जाता है, ममता बनर्जी के ऊपर। और धीरे धीरे फिर क्या होता है कि जब 2011 में इलेक्शंस होती हैं तो कौन जीत जाती है, हमारी टीएमसी पार्टी जीत जाती है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है पार्टी जीत जाती है ममता बनर्जी के अंदर। और अगर आपने ममता बनर्जी को देखा हुआ है तो ममता बनर्जी जो है एक सिंपल साड़ी पहनती हैं और
सिंपल जो है वो चप्पल्स पहनती हैं, ठीक है। और इन्होंने, ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में बहुत सा काम किया है। इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो है तरक्की की है वेस्ट बंगाल की। अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है बहुत से हॉस्पिटल्स बनवाए हैं वहाँ पे। उसके बाद जो पेंशन्स थी, पहले जो भी सैलरीज वगैरह थी लोगों की, वो बहुत मतलब एक मंथ में नहीं प्रोवाइड की जाती थी, 2-2 3-3 महीनों के बाद आती थी। तो ममता बनर्जी ने जो है हर महीने जो है लोगों को सैलरी मिले, इस तरीके से जो है उन्होंने काम किया। बहुत से रिफॉर्म्स उन्होंने लाए हैं। और कोरोना के टाइम पे भी उन्होंने, जब 2011 में भी उन्होंने बहुत काम किया हुआ है, ठीक है। और जो ममता बनर्जी हैं, ये जो है बंगाल की फर्स्ट वूमेन है जो सीएम बनी हुई है, ठीक है। इससे पहले कोई भी वूमेन जो थी वो सीएम नहीं थी, ठीक है। अब आज की जो अगर प्रेजेंट की बात करें तो आज भी जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ही यहाँ पे काम कर रही है। ममता बनर्जी आज की प्रेजेंट सीएम है वेस्ट बंगाल की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको थोड़े से नोट्स दिखा देती हूँ। ये मैंने शॉर्ट में इसीलिए लिखा था ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए। तो ये थे खाली मतलब कि जल्दी से आपको जो है पॉइंट्स रिमेंबर हो जाएं अपने माइंड में किस तरीके से आंसर लिखना है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ नोट्स थोड़े से लेंथी हैं, बट आप जो है उनको अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देख लेना कि कितना आप कर सकते। तो ये है नोट्स, आप देखते जाइए, मैं इसको ऊपर ऊपर करते जाती हूँ। ये सारे मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप देख लेना, कर लेना इनको, ठीक है। तो अच्छे से मैंने आपको सब डिटेल में समझा दिया है। तो इस प्रकार से ये नोट्स थोड़े से लेंथी है बेसिकली, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ केस बता देती हूँ। ये यहाँ पे था कुछ, जैसे ये मार्चिपी मसाकर कुछ इंसिडेंट्स हुए ना, आप थोड़ा थोड़ा मेंशन कर लेना, ज़्यादा इनको डिटेल में नहीं लिखना, ठीक है। अगर डिटेल में लिखोगे तो फिर बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है। ये कुछ इंसिडेंट है जैसे नंदीग्राम वाला, टाटा नैनो सिंगूर कंट्रोवर्सी, इनको जस्ट मेंशन कर देना अपने आंसर में ताकि उनको लगे कि हाँ आपने थोड़ी पढ़ाई की हुई है, ठीक है। और ये देखो इम्पॉर्टेंट बात जो है, इसका जो स्लोगन था वो क्या था, टीएमसी का, माँ माता मनुष्य, मदर लैंड एंड पीपल, ठीक है। इसको भी मेंशन कर देना अपने आंसर में, ठीक है। वहाँ पे मैंने इसको नहीं लिखा हुआ था क्योंकि वो मैं शॉर्ट नोट्स थे ना, वो मैं सिर्फ आपको इसीलिए दिखा रही थी कि आप जो है उसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लो चीज़ों को जल्दी जल्दी। क्योंकि अगर आपको ऐसे पढ़ाती मैं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको जल्दी से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारे नोट्स हैं इसी के हैं, ठीक है। पर आप जो है बीच बीच से चीज़ों को मेंशन करना, ठीक है। ये बस इतना ही है। तो यही था आज का सारा एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।